नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। उर्जित पटेल 4 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। वो मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल की नियुक्ति को इंडस्ट्री और मार्केट की ओर से थम्स अप मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा अच्छा एक संतोषजनक नतीजा है कि एक उर्जित पटेल जी को एक गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इनका जो तजुर्बा रहा है काफी सालों से, 3.5-4 साल से, इससे कम से कम उम्मीद है कि कंटिन्यूटी रहेगी। जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और कंट्रोल में इनका हिस्सा रहा है वो भी एक सस्टेन करेगा एक तरीके से। इस समय भारत के सामने जो मुख्य समस्या है या मुख्य चुनौती है वो यह है कि वह किस तरह ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाए रखे, टिकाए रखे। और इस समय देश को उस किस्म की नेतृत्व की जरूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस तो रहते हैं लेकिन उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। सो ये देखना होगा कि डॉक्टर पटेल की राय इसके बारे में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। देश के लिए अच्छा रहेगा। वो आज डिप्टी गवर्नर थे तो आरबीआई में चीज समझ लिए हैं, आज 2 साल से हैं वहाँ, तो उसके कारण से एक पॉजिटिव रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझते हैं। अभी जो आज के दिन माहौल है और एनवायरनमेंट है, बिगेस्ट चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम का जी। तो मेन जो आरबीआई को देखने है कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे रिवाइव किया जाए। कि वो सॉलिड काम करने वाले लोग बट लो प्रोफाइल, मतलब वो तो दैट एक्सटेंट कंटिन्यूटी है। तो आई थिंक ही फिट्स द बिल टू दैट एक्सटेंट। इन एनी केस जो सबसे कंटेंजियस इशू था वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का, उसके लिए तो पैनल विल बी टेकिंग द डिसीजन। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। पटेल को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उर्जित पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने WPI की जगह CPI को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। विवादों के बाद रघुराम राजन ने खुद इस पद को संभालने से मना कर दिया था। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है, जिसके बाद उर्जित पटेल गवर्नर का पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं नियुक्ति के बाद उर्जित पटेल ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शुभकामनाओं के लिए आप सबका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है और भरोसा है कि उर्जित पटेल आरबीआई को सही नेतृत्व देंगे और देश के आर्थिक विकास में वो अहम योगदान देंगे। और अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है वित्त राज्य मंत्रियों का संतोष गंगवार और अर्जुन मेघवाल का उर्जित पटेल की नियुक्ति पर। दुरुस्त है कि पिछले काफ़ी समय से रिजर्व बैंक में गवर्नर की नियुक्ति की बात चल रही थी और आज इस नियुक्ति के साथ हम महसूस कर सकते हैं कि जिनको बनाया गया है कि उन्हें अच्छा अनुभव है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि UPA 2 के कार्यकाल में भी इनके कार्य को पसंद किया गया था। उन्होंने इनको एक अपने स्पोक पर्सन के रूप में इस्तेमाल भी किया था। और मैं इतना ही महसूस कर सकता हूं कि अब जबकि देश एक आर्थिक दृष्टि से प्रगति की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसमें एक अच्छी दिशा मिलेगी। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस समय जिस प्रकार से आर्थिक रूप से हमारा देश दुनिया के देशों में पहचान बना रहा है, एक हम और अच्छी दिशा में आगे चलने का काम करेंगे। नए गवर्नर की नियुक्ति आज हुई है और जिस तरह का डिप्टी गवर्नर के नाते पटेल साहब का अनुभव रहा है आरबीआई में, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के उनके जो विचार और सुझाव और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे लगता है
कि आरबीआई के गवर्नर के नाते उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहेगा और जीएसटी के इस कालखंड में वो आ रहे हैं तो ये जो आर्थिक तंत्र को सुधारने में जो आरबीआई की भूमिका, महंगाई को नियंत्रण करने में जो आरबीआई की भूमिका और बैंकों में जिस तरह से कई मामलों में एनपीए की जो समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है पटेल साहब का जो कार्यकाल है वो देश हित में होगा और आरबीआई के हित में होगा। और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मीणू। मनीष, आरबीआई गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल की ही नियुक्ति क्यों हुई? निश्चित रूप से ये सरकार के लिए कहा जाए कि एक बहुत ही बेहतर फैसले के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उर्जित पटेल पिछले लंबे अंतराल के साथ जो है आरबीआई गवर्नर के साथ रघुराम राजन के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है जो कुछ फैसलों को लेके, एक सोच को लेके आगे बढ़ता है। और चूंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखे थे कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए थे और जो भी फैसले लिए गए थे उसमें सामान्य तौर पर माना जाता है कि पूरी कमेटी की मंजूरी होती है। उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर थे तो चाहे एनपीए के मुद्दे पर फैसले लिए गए हो, इन्फ्लेशन को लेकर फैसले लिए गए हो, ब्याज दरों को लेकर जो सरकार आरबीआई की तरफ से फैसले लिए गए, इन तमाम फैसलों में कहीं ना कहीं उर्जित पटेल की भी सहमति थी। एक बड़ी बात और भी है, पिछले दिनों एक उर्जित पटेल कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की जो सिफारिशें की गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये की गई थी कि महंगाई का जो आंकड़ा है वो 4% के आसपास फिक्स किया जाए। और हमने देखा भी था पिछले दिनों सरकार ने जो है महंगाई के आंकड़े को 4% फिक्स किया अगले 5 सालों के लिए, जिसमें उन्होंने 2% प्लस या माइनस की बात की थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही उर्जित पटेल की जो सोच थी उस पर काम करना शुरू कर चुकी थी और एक इंस्टीट्यूशन आरबीआई है एक सोच के साथ चल रहा था। तो उर्जित पटेल को शामिल या उनको कंटिन्यू करने से ये फायदा हुआ या उर्जित पटेल को बनाने से ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो सोच चल रही थी रघुराम राजन की एनपीओ को लेके, महंगाई को लेके, उर्जित पटेल के सामने अब क्या-क्या चुनौतियां होंगी? क्योंकि हमने देखा कि राजन के कार्यकाल के दौरान भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे उर्जित पटेल के सामने अब क्या चुनौतियां आ सकती हैं? निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती तो महंगाई की बात हुई है कि लगातार जो है अभी ये बड़ी चुनौती के तौर पर रघुराम राजन साहब ने लगातार ये कहा था कि इन्फ्लेशन ही एक बड़ा ट्रिगर होगा जिसके आधार पर वे ब्याज दरों को तय करेंगे या ब्याज दरों को घटाने बढ़ाने में उसकी सबसे ज़्यादा भूमिका होगी। इसके अलावा इस सरकार की तरफ से बैड लोन, एनपीओ को लेकर बड़े फैसले लिए गए और वो एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हुई, खासतौर पर सरकारी बैंकों को लेकर, जिसमें बिल्कुल डिफॉल्टर की बड़ी समस्या आई है। लेकिन एक तात्कालिक प्रॉब्लम जो अगले कुछ हफ्तों में जो है सामने आने वाला है कि देखिए एफसीआर एनआर के जरिए जो है बहुत बड़ी रकम जो है इंडिया से हो सकता है निकलता हुआ दिखे और इसका असर सीधे तौर पर फॉरेक्स मार्केट या रुपये पे होगा, क्योंकि ये एफसीएनआर में जो रुपये में डिपॉजिट की जाती है उसकी मियाद 3 सालों की होती है और वो सितंबर के आसपास खत्म हो रहा है। ये सामान्य तौर पे एनआरआई इसको डिपॉजिट करते हैं। अब वो जो पैसे निकालेंगे तो इस हालत में गुंजाइश है कि रुपये में एक गिरावट देखने को मिले। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उर्जित पटेल के सामने भी कई चुनौतियां होंगी, जिनमें से एक अहम चुनौती रहेगी महंगाई दर को कम करना। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि आरबीआई गवर्नर होने के साथ साथ रॉकस्टार स्टेटस की कोई भी जरूरत नहीं है। फिच का कहना है कि भारत की रेटिंग नीतियों पर निर्भर करेगी, ना कि किसी खास शख्सियत पर। फिच ने यह भी उम्मीद जताई कि नए गवर्नर भी राजन की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। फिच ने कहा कि राजन ने महंगाई की ऊंची दर और बैंकों की बैलेंस शीट को लेकर कई उचित कदम उठाए और उम्मीद करते हैं कि पटेल भी ऐसा ही करेंगे। वहीं सरकार ने मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन के उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया है, लेकिन राजन के 3 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसी उपलब्धियां भी रहीं जो हमेशा के लिए याद की जाएंगी। रघुराम राजन देश के बैंकिंग सिस्टम के जिस शीर्ष पद पर विराजमान हैं, वो हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला पद है। लेकिन रघुराम राजन ने इस पद पर जितनी सुर्खियां बटोरी, अपने कड़े फैसलों से उतनी ही चर्चाओं में रहे। इससे पहले शायद ही किसी आरबीआई गवर्नर को इतनी सुर्खियां नसीब हुई। रघुराम राजन के खिलाफ विवादों का बवंडर खड़ा करने के सूत्रधार बने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने राजन पर आरोप लगाया कि राजन ने ब्याज दरें बढ़ाकर एसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, शरिया बैंकिंग की सिफारिश करके कानून का उल्लंघन किया। स्वामी का आरोप था कि राजन अब भी अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और देश की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राजन सरकारी अधिकारी होने के बावजूद सरकार की आलोचना करते हैं और अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाले ग्रुप ऑफ 30 के सदस्य हैं। विवादों के बीच राजन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई,
और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजन की पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ कहा कि प्रशासनिक फैसलों से मीडिया को दूर रहना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राजन पर कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन ये भी सच था कि अंदर खाने राजन पर हर तरफ से चोट हो रही थी। राजन ने भी कई बार जाहिर किया कि देश की इकोनॉमी को लेकर सरकार के कदमों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। राजन ने मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। भारतीय इकोनॉमी को लेकर अंधे में काना राजा वाला बयान भी सरकार के साथ उनके रिश्तों के बीच कड़वाहट को उजागर करने वाला था। राजन को जब भी मौका मिला वो अलग अलग मंचों से देश और सरकार को आगाह करते रहे। बेशक सरकार और राजन में मनमुटाव चलते रहे, लेकिन इंडस्ट्री और बाजार ने हमेशा राजन पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 31 जनवरी को आ सकता है आम बजट। जी हाँ, आम बजट जो कि हमेशा फरवरी की आखिरी तारीख को आता है, यानी कि 28 फरवरी को पेश किया जाता है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि सरकार ये तैयारी कर रही है, इस बारे में विचार कर रही है कि 1 महीने पहले ही पेश किया जा सकता है आम बजट। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर, आम बजट को 1 महीने पहले ही पेश करने की तैयारी कर रही है सरकार। आपको बता दें कि फरवरी के आखिर में, यानी कि 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है। उससे पहले 26 को रेल बजट और 27 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। लेकिन इस बार वित्त मंत्रालय ये विचार कर रहा है कि 1 महीने पहले ही आम बजट को पेश किया जाए। तो ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त की कि आम बजट जो है वो 1 महीने पहले पेश हो सकता है। हर साल फरवरी के आखिर में पेश होता है आम बजट। 28 फरवरी को पेश किया जाता है आम बजट। उससे पहले रेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्रालय इस बार ये विचार कर रहा है कि आम बजट को 1 महीना पहले ही पेश कर दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि आम बजट जो है वो 1 महीना पहले पेश हो सकता है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। वित्त मंत्रालय जो है वो ये विचार कर रहा है कि 1 महीना पहले ही पेश हो सकता है आम बजट। अमूमन फरवरी के आखिर में 28 तारीख को आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रही है और इसी के अंतर्गत यह फैसला भी किया जा सकता है कि बजट को जनवरी के अंत में पेश किया जाए। अभी आपको बता दें कि फिलहाल जनवरी के अंत में, फरवरी के अंत में बजट को पेश किया जाता है। और इससे पहले भी ये खबर आई थी कि सरकार रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने का मन बना चुकी है। सरकार का कहना है कि फरवरी में बजट पेश करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ये विचार कर रहा है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम बजट जो है वो जनवरी में पेश हो सकता है। और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही कि रेल बजट जो है वो आम बजट का हिस्सा बन जाएगा। तो वित्त मंत्रालय इस बारे में भी विचार कर रहा है कि रेल बजट को भी आम बजट का ही हिस्सा बना दिया जाए। और फरवरी के आखिर में पेश होने वाला आम बजट इस बार 31 जनवरी को पेश किया जा सकता है। लेकिन इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है कि रेल बजट इसका हिस्सा होगा या रेल बजट को अलग से पेश किया जाएगा। लेकिन सूत्र इस वक्त जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनवरी के आखिर में, यानी कि 31 जनवरी को आम बजट पेश किया जा सकता है, ठीक 1 महीना पहले। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि फरवरी के आखिर में, यानी कि 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता है आम बजट, और उससे पहले 26 को रेल बजट और 27 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। लेकिन इस बार सरकार का मन ये है कि 1 महीना पहले ही आम बजट को पेश कर दिया जाए। और वित्त मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने की कोशिश कर रही है और इसी के अंतर्गत ये फैसला भी लिया जा सकता है कि बजट जनवरी के अंत में पेश किया जाए।
आपको बता दें कि इससे पहले भी ये खबर आई थी कि सरकार रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने का मन बना चुकी है। और अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई में बीएमसी के दायरे वाले इलाकों में बीते 6 महीने से कंस्ट्रक्शन की इजाजत ही नहीं मिल रही है। बीएमसी ने 6 महीने में किसी भी बिल्डर को रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए नई मंजूरी नहीं दी है। हर महीने औसतन 100 नई कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिलती थी, लेकिन 6 महीने से एक भी बिल्डर को नई मंजूरी नहीं मिली है। जिन बिल्डर ने पहले मंजूरियां ले रखी थी, केवल वही काम कर पा रहे हैं। मुंबई में बीएमसी के दायरे वाले इलाकों में इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने वाले नए फ्लैट्स की बुकिंग मुश्किल होगी। वजह है कि उन्हें नई हाउसिंग या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की बीएमसी से मंजूरी नहीं मिल रही है। बिल्डर्स फेस्टिव सीजन में प्री लॉन्च ऑफर लाते हैं, जिसमें ग्राहकों को मार्केट रेट से थोड़े कम भाव पर प्रॉपर्टी की बिक्री करते हैं। बिल्डर्स को चिंता है कि रोक जारी रही तो इस साल फेस्टिव सीजन में नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे। जिन बिल्डर्स ने जमीन खरीदने के लिए ऊंची ब्याज पर कर्ज ले रखा है, उनकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। बीएमसी हर साल 1000 से ज्यादा नई बिल्डिंग को बनाने की परमिशन देती है। कोर्ट के ऑर्डर से लोगों को, डेवलपर्स को बहुत तकलीफ हो रही है। उनका कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है। आज हम डेवलपर्स ने, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 200 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां खरीदी है, आज उनको अगला अप्रूवल नहीं मिलने से उनके काम चालू नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण हम डेवलपर्स को काफ़ी तकलीफें हो रही है। दरअसल देवनार और मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन न होने की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च में नए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था, जब तक राज्य सरकार और बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पक्का प्लान नहीं देते, किसी नए कंस्ट्रक्शन की इजाजत न दी जाए। शिकायत थी कि बिल्डर्स को नए कंस्ट्रक्शन की छूट मिल रही है और कंस्ट्रक्शन का सारा मलबा डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है, जिनकी क्षमता पहले ही खत्म हो रही है। ऐसे में नए कंस्ट्रक्शन की परमिशन से मुश्किल और बढ़ेगी। जी, उनको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। ये रियल प्रॉब्लम है कि जो सिटी का जो हाइजीन लेवल आप देख रहे हो, कई जगह में प्रॉब्लम्स है। तो जब तक उनको ये थोड़ा सेटल नहीं हो जाए, उनके उस पर डिसिप्लिन नहीं होए, तब तक उनको थोड़ा बहुत तो उनको समझ के करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये आगे के वक्त में सेटल हो जाना चाहिए। मुंबई में बिना बिके मकानों की संख्या करीब 2.25 लाख के आसपास है, जबकि ऊंची कीमतों की वजह से खरीदार भी कम हैं। इसीलिए रोक का असर कम है, लेकिन मांग की स्थिति सुधरने पर भी रोक जारी रहे तो कीमतें बढ़ने की भी आशंका बिल्डर जता रहे हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।